औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड लैंग्वेजेस है। इसमें हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे फिर इसी तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे। और कुछ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ये क्या चीज़ होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि आप लोगों के माइंड में सारा लेक्चर देखने और सुनने के बाद जो भी क्वेश्चन हो तो उसको उनको हम सॉल्व आउट कर सकें। लेक्चर देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग उनको अपने पास राइट डाउन कर लें, तो फिर हमारी जब नेक्स्ट जूम की क्लास होगी तो उसमें हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, ये क्या है। ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ अ फंडामेंटल स्टाइल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ए वे ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वो बता रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने में जो भी हमारे पास फंडामेंटल स्टाइल यूज़ होते हैं, कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, या हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इस सारे तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। Paradigms differ in the concept and methods used to represent the elements of a program। हमें पता है कि प्रोग्राम को बनाने के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हम क्या चीज़ कंप्यूटर से रिक्वायर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हम प्रोग्राम में कुछ ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देर आर टू मेन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, इम्पेरेटिव, और दूसरी कौन सी है, डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट अप्रोचेज टू प्रोग्रामिंग हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। वो बता रहा है कि प्रोग्रामिंग के डिफरेंट अप्रोचेज जो है वो टाइम टू टाइम आते रही हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैज सच डेट एट लीस्ट टू 1978। तो 1978 के अराउंड हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम का कॉन्सेप्ट जो आया है। द लोएस्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आर मशीन कोड। फिर वो बता रहा है कि जो हमारे पास लोएस्ट लेवल की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो कौन सी हो सकती है, मशीन कोड। इन 1960s असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप्ड बाय डेवलप्ड फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। और वो बता रहा है कि 1960 में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई है। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव ये दो हमारे पास पैराडाइम्स हैं। सबसे पहले हम इम्पेरेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, अब ये हमारे पास क्या है, टेलिंग द मशीन हाउ टू डू समथिंग एंड एज ए रिजल्ट व्हाट यू वांट टू हैपन विल हैपन। मतलब हमने कंप्यूटर को बताना है कि हमें ये चीज़ इस तरह से चाहिए, फिर उसको हमने बताना भी है कि ये किस तरीके से आपने ये काम करना है। ठीक है, टेलिंग द मशीन हाउ टू डू समथिंग, उसको बताना भी है कंप्यूटर को कि आपने ये काम किस तरह करना है। एंड एज ए रिज़ल्ट व्हाट यू वांट टू हैपन विल हैपन, हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, हम जो चाहते हैं कि ये काम हो जाए, वो काम वैसा हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें हमने कंप्यूटर को स्टेटमेंट्स भी देनी है, इनपुट भी देनी है, कुछ कमांड्स हैं वो भी देनी है। एन इम्पेरेटिव प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने कंप्यूटर को कुछ कमांड्स देनी होती हैं, ठीक है, कुछ हमने उसको कोई कोड देना होता है ताकि हम वो उस तरह से परफॉर्म कर सके। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम डैट यूज स्टेटमेंट्स डैट चेंज ए प्रोग्राम स्टेट। वही बात आ गई दोबारा कि हमने उसको कंप्यूटर को कुछ स्टेटमेंट्स देनी है, कुछ कमांड्स देनी है, ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सके। अब हमारे पास है डिक्लेरेटिव प्रोग्राम। ठीक है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हमारे पास क्या है, टेलिंग द मशीन व्हाट यू वुड लाइक टू हैपन एंड टेल द कंप्यूटर एंड लेट द कंप्यूटर सॉरी एंड लेट द कंप्यूटर फिगर आउट हाउ टू डू इट। हमने इसमें सिर्फ कंप्यूटर को बताना है कि हमें ये चीज़ चाहिए। इसके बाद हमने कंप्यूटर को कोई स्टेटमेंट, कोई कोड नहीं देना। कंप्यूटर खुद उस चीज़ को फिगर आउट करेगा कि ये चीज़ किस तरह होगी और हमें रिजल्ट परफॉर्म करेगा। इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव में हमारे पास क्या डिफरेंस है, इम्पेरेटिव में हमने कंप्यूटर को अपनी प्रॉब्लम भी बतानी होती है, कंप्यूटर को अपना सोल्यूशन भी देना होता है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के उसकी शेप में, या डिफरेंट और चीज़ों की कोड की शेप में हमने कंप्यूटर को
वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बतानी होती हैं, अपना जो सोल्यूशन भी बताना होता है, और कंप्यूटर को कहना होता है कि हमें रिजल्ट परफॉर्म करो। डिक्लेरेटिव में हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ कंप्यूटर को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर खुद फिगर आउट करता है और हमें हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटेशन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो। वही बात आ गई कि हमने इसमें कंप्यूटर को उसका कंट्रोल नहीं बताना होता, डिस्क्राइब कोई चीज़ें नहीं करनी होती, ताकि कंप्यूटर खुद ही उसको फिगर आउट करे और खुद ही हमें वो चीज़ सॉल्व करके दे दे। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। जिस तरह हमने आगे पढ़ा कि कंप्यूटर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो दो तरह की हैं, इम्पेरेटिव है और डिक्लेरेटिव है। इम्पेरेटिव में हमारे पास कौन कौन सी आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ऊप आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद कंकरेंट आ जाते हैं, सही है। और अगर हम डिक्लेरेटिव पे देखें राइट साइड पे, तो हमारे पास लॉजिकल्स आ जाते हैं, फंक्शनल आ जाती है प्रोग्रामिंग, या हमारे फंक्शनल हमारे पास आ जाएगी, लॉजिकल आ जाएगी, या हमारे पास एसक्यूएल और एक्सएमएल आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। उसके बाद 4 मेन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोसीजरल, लाइक प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उसके बाद ऊप है, जैसे कि आप सब लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, और उसके बाद लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, सॉरी। सबसे पहले हम प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, Procedural programming is a computer programming language that organize our code into small programs. इधर तक हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोड है वो एक लेंथी कोड है, ठीक है। वो हमारे उस कोड को, उस प्रोग्राम को एक स्मॉल कोड में या स्मॉल प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि इजीली असेसेबल हो सके। आगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम रिकमेंडिंग हायरार्किकल डिवीजन इनटू ब्लॉक्स ऑफ कोड्स विद वन एंट्री पॉइंट एंड वन और मोर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। वो कह रहा है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो हमारे पास है, ठीक है, वो हायरार्किकल डिवीजन है ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स ऑफ कोड की वो हायरार्किकल डिवीजन है, और उसमें जो चीज़ है पॉइंट वाली, उसमें एक पॉइंट है एंट्री पॉइंट, और एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास एग्जिट पॉइंट होंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में वो क्या बता रहा है कि एंट्री पॉइंट एक है, एक पॉइंट से डाटा एंटर हो सकता है, और एग्जिट पॉइंट हमारे पास एक या एक से ज़्यादा है, लाइक मोर देन वन एग्जिट पॉइंट्स है। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो यूज़ 3 मेन स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में पहले तो उसने हमें बता दिया कि हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और जो एंट्री पॉइंट होता है वो एक होता है, जो एग्जिट पॉइंट होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर के 3 जो हमारे पास मेन है स्ट्रक्चर है वो क्या है। सीक्वेंस है, सबसे पहला हमने अपना सीक्वेंस देखना होता है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद चॉइस, हमने चाहे इफ़ स्टेटमेंट रख लें, इफ़ एल्स स्टेटमेंट रख लें, स्विच स्टेटमेंट ले आएँ, कोई केस स्टेटमेंट को इस तरह करके ले आएँ। उसके बाद आइट्रेशंस हमने इसमें इंक्लूड करनी होती हैं, वो हम कौन सी लूप लगा लें, वाइल लूप लगा लें, फॉर लूप लगा लें, जोन सी भी लूप लगा लें, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास ऊप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is a programming paradigms in which programs are defined using objects। और ऊप में हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो भी चीज़ डिफ़ाइन की जाती है वो यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। द स्टेट ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट्स एंड बिहेवियर्स, उसका जो भी उसकी फील्ड्स होगी, उस फील्ड्स में डाटा जो इंसर्ट होगा, ठीक है, और या ऑब्जेक्ट्स की शेप में डाटा हम इनपुट करवाएंगे, या फील्ड्स की शेप में, और या उसके बिहेवियर का जो उसकी बिहेवियर की शेप में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम is expressed as a set of such objects which communicate with each other in order to perform task। वो बता रहा है एक और फीचर है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो क्या है कि इसके जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी भी काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो काम कर सकें। दोबारा बता रहा हूँ ऊप का, ऊप में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो भी चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है, जो भी डाटा देना होता है वो थ्रू ऑब्जेक्ट्स होता है, थ्रू एलिमेंट्स होता है, ठीक है, उसके थ्रू फील्ड्स में होता है। और इस तरह हम डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं, और उसके जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं
इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क, अपने टास्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ ए पैराडाइम in which the functions are the core values, in which the functions are the core values। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, इनमें फंक्शंस आर दी कोर वैल्यूज़। ऊप में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा को इंसर्ट करवाया जाता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फंक्शंस ही उसकी कोर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ ए सबसेट ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। याद है हमने पीछे अभी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी पढ़ा है, ठीक है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ ए सबसेट ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग दिस पैराडाइम्स यूज फंक्शंस ब्लॉक्स ऑफ कोड्स इंटेंडिंग टू बिहेव लाइक मैथमेटिकल फंक्शन। इसमें हम क्या कह सकते हैं, ब्लॉक्स ऑफ कोड को इंसर्ट करवा सकते हैं, उसके थ्रू हम डाटा इसमें ले सकते हैं। लाइक जिस तरह मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, लाइक कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस आप ले लें, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है, तो हम उसमें उसके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे तो हमें पता होगा 2 + 3 = 5। तो डिफरेंट फंक्शंस इसमें भी यूज़ हो सकते हैं। आगे हमारे पास लॉजिकल प्रोग्रामिंग है। The paradigm of logic programming is a programming method in which the program is given as a set of relation and the relationship between these dependencies। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग में हमने क्या चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले तो एक मैं आपको कंप्यूटर लॉजिक के बारे में बताता हूँ, और कंप्यूटर लॉजिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिकल एरर्स के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर में अक्सर कुछ लॉजिकल एरर्स भी अकर हो जाते हैं। लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम फॉलोज ए रॉन्ग लॉजिक। जब भी एक प्रोग्राम किसी भी रॉन्ग लॉजिक को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा, लाइक जो लॉजिक पहले बताया ही नहीं गया, कंप्यूटर में वो लॉजिक होता ही नहीं है, ठीक है। आप अगर रॉन्ग लॉजिक को लेकर चलते हैं तो वो हमारे पास सीधी सीधी लॉजिकल एरर हो गए। अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तो उसने बता दिया है कि इसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, उस जो भी उसका गिवन रिलेशन होगा, गिवन रिलेशनशिप होगा, उसको चेक किया जाता है। दोनों में जो गिवन रिलेशनशिप होगा उसको हम चेक करेंगे, उसके मेथड को चेक करेंगे, ठीक है, और उनके दरमियान जो डिपेंडेंसीज हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टी जी नेक्स्ट हमारे पास मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ए मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स मोर देन वन प्रोग्रामिंग पैराडिम्स, ठीक है। वो क्या बता रहा है कि इसमें हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि हम सिर्फ एक लैंग्वेज में एक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मल्टी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। द डिज़ाइन गोल ऑफ सच लैंग्वेजेस इज़ टू अलो प्रोग्रामर टू यूज़ दी मोस्ट सूटेबल प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है, जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमें ज़्यादा यूज़ कर रही है, ज़्यादा सूट कर रही है, उस चीज़ को हम लेके चलेंगे, उस चीज़ को हम लेंगे, ठीक है, और अपने प्रोग्राम में वो चीज़ को इंसर्ट करवाएंगे। एन एसोसिएटेड लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट फॉर ए गिवन जॉब, ठीक है। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है और जो लैंग्वेज हमें सूट कर रही है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें जो चाहिए हम वही लेंगे, फालतू कोई भी चीज़ हम नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद ए क्लास ऑफ डिफरेंस पैराडाइम्स, ठीक है। अब पैराडाइम्स के डिफरेंट क्लास है, जिस तरह हमने पैराडाइम्स के बारे में पढ़ा है, इम्पेरेटिव है, फंक्शनल भी हमने पढ़ा है, भी पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेटिव भी पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पेरेटिव प्रोग्राम्स एज स्टेटमेंट्स दैट डायरेक्टली चेंज कंप्यूटेड स्टेट, ठीक है। इम्पेरेटिव में क्या है कि वो डायरेक्टली चेंज कर देता है कंप्यूटर स्टेट्स को। उसकी एग्जांपल्स उसमें सी है, C++ है, जावा है, PHP है, मतलब ये लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ होती हैं। फंक्शनल में हमारे पास क्या है, ट्रीट्स कंप्यूटेशन एज द इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइडिंग स्टेट। इसमें भी हमारे पास C++ में भी यूज़ हो जाता है, पाइथन में भी यूज़ हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रीट्स डाटा फील्ड्स एज ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेटेड थ्रू प्री डिफाइंड मैथड्स ओनली। ये भी हमारे पास C++ और सी में लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद डिक्लेरेटिव है, डिफाइन प्रोग्राम लॉजिक बट नॉट डिफाइंड एज कंट्रोल फ्लो। इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम लॉजिक जो डिफाइन किया जाता है उसका कंट्रोल फ्लो
डिफ़ाइन नहीं किया जाता, और ये हमारे पास CSS और SQL में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में यूज़ होती है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्राम्स आर रिटन बाय यूजिंग एनी लैंग्वेजेस and these languages set the procedures and rules to write program, computer program। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया एक दो स्लाइड पहले कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लैंग्वेज को चूज़ करना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें फंक्शंस होंगे, उसमें कोई भी किसी किस्म का काम होगा वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रखना है, और जो भी फालतू काम होगा उसको नहीं रखना। प्रोग्रामर्स हैव्स टू फॉलो द रूल्स विच इज़ सेट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी उस तरह का अगर हम लॉजिक इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि पहले ही डिफ़ाइन किया ही नहीं गया, तो वो हमारे पास लॉजिकल एरर की शेप में आ जाएगा। इसी तरह जो भी रूल डिफ़ाइन किए गए हैं हमने सिर्फ उन्हीं रूल्स की हद में रह के काम करना है। अगर हम एक्स्ट्रा कोई रूल्स अपने से या कोई लॉजिक अपने से डाल लेंगे तो वो हमारे पास लॉजिक एरर आ जाएगा, वो रॉन्ग लॉजिक होगा। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। जिस तरह के हमें पता है कि एक लैंग्वेज है वो जो एक ज़ीरो एंड वन की फॉर्म है, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। वो मशीन लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के ह्यूमन लाइक थॉट्स के पास पास बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको अगर कोई कोड जीरो वन की फॉर्म में होगा तो हम उसको नहीं समझ सकेंगे। हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हम इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, जो हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। That type of languages are close to machine language and easily understood by the machine, as it majorly in binary form, zero and ones की form। Low level language types are machine language and assembly language। तो लो लेवल लैंग्वेज में वो क्या बता रहा है कि ये मशीन लैंग्वेज होती है, ईजीली अंडरस्टूड बाय मशीन। ईजीली अंडरस्टैंड कर सकती है मशीन, उसको कंप्यूटर उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और लेकिन ह्यूमन उसको ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इसकी कुछ दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया गया मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज देखेंगे। मशीन लैंग्वेज इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमारे पास जो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम क्या कह सकते हैं? मशीन लैंग्वेज। इट कैन ओनली बी रिप्रेजेंट बाय ज़ीरो एंड वंस। जिस तरह हमें पता है मशीन लैंग्वेज जो हमारे पास होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, और उसमें बाइनरी की बेस 2 होती है और वो ज़ीरो एंड वंस की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, टू राइट 120 इन द कंप्यूटर सिस्टम इट्स रिप्रेजेंटेशन इज़। अगर 120 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास ये 111100 एंड 0 इस फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। अगर हम कंप्यूटर में ए लिखते हैं, लेकिन ए तो वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, लेकिन कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज में लेगा। तो उससे उसको कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम तो कीबोर्ड से ए प्रेस कर देंगे, लेकिन बैक एंड पे उसकी बाइनरी कंप्यूटर तक जाएगी एज ए मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर तक हमारी इनपुट जाएगी। Assembly language. Assembly language is more than low level and less than high level language such as C, C++, Java, Python, etc. तो वो क्या बता रहा है? पीछे हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और अब हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। वो कहता है जो असेंबली लैंग्वेज है ये मोर देन लो लेवल से थोड़ी ज़्यादा है और हाई लेवल से ज़रा कम है। लो लेवल लैंग्वेज से ज़रा ज़्यादा है और हाई लेवल लैंग्वेज से ज़रा कम है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ नंबर्स। असेंबली लैंग्वेज में अब क्या चीज़ें आ रही हैं? मशीन लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ जीरो एंड वंस की फॉर्म में कोड था। अब असेंबली लैंग्वेज में वो बता रहा है कि ये ज़रा लो लेवल से ज़्यादा है और हाई लेवल से कम है। इसमें हमारे पास अब नंबर्स आ रहे हैं, सैम्बल्स आ रहे हैं, ठीक है, एब्रीवेशन इंस्टेड ऑफ जीरो एंड वंस। जीरो एंड वंस की बजाय हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ सैम्बल्स वगैरह आ रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इट यूज़ सिम्बल्स लाइक। एडिशन के लिए हम ADD ऐड यूज़ कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम SUB सब यूज़ कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम MUL। मतलब ये एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। जीरो एंड वंस की फॉर्म तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में रह जाती है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी उससे एडवांस हो जाती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से ये कम होती है। तो इसमें डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसके ये एब्रीवेशन दे सकते हैं। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ लैंग्वेजेस परफॉर्म सॉरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ लैंग्वेज प्रोग्राम दैट यूज़ लैंग्वेजेस और सिंटैक्स विच क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। इन शॉर्ट आपको मैं ये बताऊँ जो हमारे पास
मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास अंडरस्टूड बाय दी ईजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर उसको ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन उसको ईजिली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। हम किसको ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को। और जो मशीन है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे पास कुछ मशीन लैंग्वेजेस हैं, कुछ असम्बली लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी बातों को कन्वर्ट करके, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन को देती है और हम मशीन को इनपुट दे देते हैं। और इसी तरह जो मशीन हमें आउटपुट देती है उन चीज़ों को कन्वर्ट करके हमें हाई लेवल लैंग्वेज में दे देते हैं ताकि हमें भी समझ आ जाए। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड these languages by human. This type of language is machine independent and uses similar languages as English। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज होगी विच इज़ ईजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। ठीक है। अब कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ताकि हम हमारी बात कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर की लैंग्वेज हम समझ सकें, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सके। क्योंकि कम्युनिकेशन आप लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर एक ही बंदा बस बात करता रहे तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी, आगे से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो ही वो चीज़ कम्युनिकेट होगी। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। ए ट्रांसलेटर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ए फंक्शनली इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन ए डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज विदाउट लूजिंग द फंक्शनल और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? फॉर एग्जांपल हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर लो लेवल लैंग्वेज में लाइक मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन समझ जाएगा। फिर जब कंप्यूटर उन लो लेवल लैंग्वेज पे काम करके प्रोसेस करके जब हमें रिजल्ट देगा तो वो किस फॉर्म में होगा? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, 0 एंड 1 की फॉर्म में हो सकता है या असम्बली लैंग्वेज में हो सकता है। तो फिर ये हमारे पास जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम है उस लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज तक, जो भी कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा लो लेवल लैंग्वेज में, उस लो लेवल लैंग्वेज के रिज़ल्ट को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में और फिर हमें बता देंगे कि कंप्यूटर ने ये रिज़ल्ट परफॉर्म किया। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। सबसे पहले हम कंपाइलर के बारे में देखेंगे। ए कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफर्स ह्यूमन रीडेबल कंप्लीट कोड ऑफ अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल कोड दैट ए सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। कंपाइलर ने, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर का भी ये काम है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीज़ को कन्वर्ट कर देना ताकि ह्यूमन भी इजीली उसको रीडेबल कर ले और कंप्यूटर भी उसको इजीली रीड कर सके। तो ये हमारे पास कंपाइलर का काम है, लाइक ट्रांसलेट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। इंटरप्रेटर, an interpreter is a computer program that reads the source code of another computer program and execute that program। ये भी हमारे पास ट्रांसलेटर की एक टाइप है बिकॉज इट इज़ इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन। अच्छा, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर हमारे पास क्या करेगा? कंपाइलर क्या करता है, जो हमारे पास जो भी हम जितनी इंस्ट्रक्शंस देंगे हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा इकट्ठे, और उसी जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देगा वो लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में होगा, उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में एक साथ और हमें रिज़ल्ट दे देगा। ये कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है? ये जिस दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय लाइन। ठीक है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन जो स्टेटमेंट्स होंगी उसको ट्रांसलेट करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 10 स्टेटमेंट्स देते हैं कंप्यूटर को, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले एक लाइन को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को दे देगा। इसी तरह लाइन बाय लाइन ये लेगा और इसी तरह जब हमें कंप्यूटर को ये रिज़ल्ट आउटपुट देगा तो उसी तरह ये क्या करेगा? उस मशीन लैंग्वेज को एक लाइन लेगा पहले एक स्टेटमेंट को, ठीक है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, हमें दे देगा। इस तरह ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इट इज़ मच स्लोअर वे ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम देन वन दैट has been compiled by but is easier for learners because the program can be stopped, modified and rerun without time consuming compilers। ठीक है, अब हमारे पास असेंबलर, लास्ट चीज़ है हमने देखनी है। असेंबलर क्या है? असेंबलर कन्वर्ट्स कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है,
असेंबलर का क्या काम है, जो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा होता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में। दोबारा बता रहा हूँ, असेंबलर का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जो कोड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इट वर्क सेम लाइक इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। जिस तरह इंटरप्रेटर काम करता है या कंपाइलर काम करता है, और इसी तरह असेंबलर भी काम कर रहा है, क्योंकि तीनों का काम है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि दोनों साइड से रब्ता बहाल रहे, दोनों साइड से समझ आती रहे। ठीक है। द असेंबलर प्रोग्राम टेक्स ईच प्रोग्राम statements in the code of and generates a corresponding bit stream or pattern, a series of 0 and 1s for a given length। मतलब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, और असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किस में, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद कुछ एरर्स आ जाते हैं, इनका भी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा। सिंटैक्स एरर आ सकता है, सिमेंटिक एरर आ सकता है, या रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर हमारे पास क्या हो सकता है कि हम जो भी प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखते हैं उसमें अगर कोई हमारे पास गलती हो गई है तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर हो सकता है। दे आर कॉज्ड बाय द कोड दैट सम हाउ वायोलेट द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज के रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, उसको वायलेट करेंगे, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ सकता है। ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स एरर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसको डिटेक्ट करना एरर्स को और उसको फिक्स करना, लाइक उसको डीबग करना बड़ा ईजी होता है। द ब्राउज़र स्टॉप्स कोड इंटरप्रिटेशन ऑन डिटेक्टिंग वन ऑफ दिस। जैसे ही उसको ब्राउज़र को एक सिंटैक्स एरर मिलता है तो वो उसको आगे रन करना, ठीक है, वो बंद कर देता है। आगे सिमेंटिक एरर्स है हमारे पास। अकर व्हेन ए स्टेटमेंट, सिमेंटिक एरर्स अकर्स व्हेन ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड हैज़ एन इफेक्ट नॉट इंटेंडेड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये सिमेंटिक एरर हो जाएगा। हार्ड टू डिटेक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल टेस्टिंग। नॉर्मल टेस्टिंग में ये हमारे पास बहुत मुश्किल है कि इसको इसके जो भी इसके अंदर एरर है, इसके अंदर जो कोई भी बग है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऑफन टाइम्स अकर ओनली इन अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट सर्कमस्टांसिस। द प्लस ऑपरेटर, अब ये प्लस का ऑपरेटर है, द प्लस ऑपरेटर ऑफन रिजल्ट्स इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। उसको ठीक है, वो क्या बता रहा है कि हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज में अनइंटेंडेड होगा। सही है, ये हमारे पास क्या था, सीमेंटिंग एरर्स। लास्ट एरर है हमारे पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होगा, जब भी हम उसको कोड को लोड कर देंगे तो वो हमारे पास किस में उसको लेके आएगा, रन टाइम एरर में, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई। रन टाइम एरर occurs when the program is running and tries to do something that is against the rules। जिस तरह मैंने आपको पीछे लॉजिकल एरर की एग्जांपल दी थी कि हम अगर उस तरह का लॉजिक, उस तरह का कोई भी आप कह सकते हैं रूल के अगेंस्ट जाके अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो वो हमारे पास, अगर तो लॉजिकल मिस्टेक होगी तो वो हमारे पास लॉजिकल एरर होगा। अगर हमारे पास कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी तो वो हमारे पास रन टाइम एरर होगा। क्योंकि कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा ही नहीं, उसको रन करने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एग्जाम्पल, असेसिंग ए नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। वही बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में पहले बताया ही नहीं गया, लैंग्वेज में पहले इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, आप अपने से उस लैंग्वेज में अपने से कोई ऑब्जेक्ट डाल दें और उसको रन करवाना चाहें तो वो चीज़ रन नहीं करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज का हमारा ये लेक्चर था। तो इसमें आपको किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग उसको राइट डाउन कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी जूम की क्लास होगी तो उसमें हम उस क्यूरी को सॉल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।